चलो वंदना एक बार कंफर्म करिए तो। वीडियो ऑडियो क्लियर है? हेलो। चलो जी वंदना कंफर्म करिए। हेलो। चलो वीडियो ऑडियो क्लियर है ना? चलो ठीक है, सब क्लियर है। राधे राधे सभी को, जय श्री कृष्ण। हेलो। विनीता वंदना एक बार कंफर्म करो जल्दी से, वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं, then शुरू करेंगे आज की इस क्लास को। ठीक है। चलो। थोड़ा सा मैंने पहले शुरू किया था क्लास को, इसीलिए ना कुछ लोग ज्वाइन नहीं किए थे। चलो देखते हैं, अब शुरू करते हैं क्लास को, धीरे धीरे सब ज्वाइन करेंगे। ठीक है। चलो क्लियर है, चलो जी शुरू करते हैं आज की इस क्लास को हम लोग। तो आप सभी को पता है, आज से हम लोग एक नए विषय को पढ़ना प्रारंभ करें जिसका नाम है सामान्य हिंदी। बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चाहे अगर हम लोग बात करते हैं सीजीपीएससी के एग्जाम की, चाहे हम लोग बात करते हैं सीजी व्यापम के एग्जाम की, है ना। सभी एग्जाम में इस विषय से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का ये जो क्लास होने वाला है, ये सिलेबस डिस्कशन क्लास होने वाला है। आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे कि आखिर आपको क्या क्या चीजों को पढ़ना है ना, किस प्रकार से पढ़ना है, पढ़ने का रणनीति क्या होनी चाहिए, सभी तथ्यों के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगर समय रहा तो डेफिनेटली आज हम लोग पहला टॉपिक को भी पढ़ना प्रारंभ करेंगे। और आप लोग को प्रॉपर रूप से नोट्स बनाने हैं, मैं पहले से बता रहा हूँ। ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप लोग को और हिंदी पढ़ने की और जरूरत नहीं होगा। बस ये है, आप लोग को प्रॉपर रूप से बढ़िया जो भी आपको टास्क दिया जाएगा, जो भी चीजें क्लास में आप लोग को बोली जाएंगे, सभी तथ्यों को, सभी चीजों को आपको ध्यान में रखते हुए करके आप लोग को आना है जी। ठीक है। और क्लास के साथ चलेगा, जैसे कि आज चीजों को पढ़ाया जा रहा है तो हाँ, आज के ही आज आप लोग उस चीजों को बढ़िया याद करते चलेगा। ठीक है। चलो, तो शुरू करते हैं फिर आज के इसका हम हमारे इस क्लास को। आज के जो हमारा क्लास है, सिलेबस डिस्कशन क्लास होने वाला है। देखो, कभी भी जब आप कोई भी नए विषय को पढ़ना प्रारंभ करते हो, है ना, कभी भी जब आप कोई भी नए विषय को पढ़ना प्रारंभ करते हो, तो आपको तीन बातों को हमेशा ध्यान में रखना होता है। कितने बातों को? तीन बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है। अब ये तीन बात कौन कौन से? देखो, आपको उस विषय का विषय वस्तु अच्छे से पता होना चाहिए। आपको उस विषय का विषय वस्तु अच्छे से पता होना चाहिए। और विषय वस्तु को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में सिलेबस कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? आपका सिलेबस कहा जाता है। ये पहला बात हो गया। अब दूसरा बात कौन सा है? आपको ये पता होना चाहिए कि उस विषय से आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे उस विषय से, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका नंबर ऑफ। ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड। मतलब उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सपोज जैसे कि आप व्यापम के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि व्यापम में हिंदी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप सीजीपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि सीजीपीएससी के एग्जाम में हिंदी से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट है टाइम रिक्वायर्ड। तीसरा पॉइंट है टाइम रिक्वायर्ड, मतलब आपको उस विषय को कंप्लीट करने में कितना समय लगने वाला है। ठीक है, कितना समय, आपको कितना समय लगने वाला है, ये बात को भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ये केवल हिंदी सब्जेक्ट की बात हो रहा है। कोई भी विषय को जब आप पढ़ना शुरू करते हो, तो इन तीनों बातों को आपको ध्यान में रखना होता है। पहला चीज, आपको उस विषय का विषय वस्तु अर्थात सिलेबस अच्छे से पता होना चाहिए। मैं सिलेबस पर क्यों जोर दे रहा हूँ? क्योंकि सिलेबस से ही सीजीपीएससी दो तीन बार क्वेश्चन पूछा है जी। ठीक है, तो सिलेबस आप लोग को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दूसरा, कितने नंबर के क्वेश्चंस आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम में उस विषय से पूछे जाएंगे, ये पता होना चाहिए। और तीसरा, कितना समय आप लोग को लगने वाला है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आप लोग को क्या बनाना चाहिए? एक रणनीति बनाना चाहिए कि हाँ भाई, हमको इस प्रकार से पढ़ने हैं, है ना। तो ये बातों को हमेशा ध्यान रखना है, तीनों बातों को। चले, अब इन्हीं तीनों बातों पे हम लोग चर्चा करना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले अभी हम लोग जानते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड, अर्थात सामान्य हिंदी से आपके एग्जाम में कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पर अभी हम लोग क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। ठीक है, चलो देखो, तो हमारे अगर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, हमारे राज्य की बात करते हैं, तो हमारे राज्य में दो बॉडी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है। एक तो सीजीपीएससी, है ना, और एक आपका सीजी व्यापम। सीजीपीएससी और सीजी व्यापम, ये दोनों बॉडी हमारे छत्तीसगढ़ में एग्जाम कंडक्ट करवाती है। ठीक है, अगर बात करते हैं किसका? सीजीपीएससी का। अगर हम लोग बात करते हैं सीजीपीएससी का, तो सीजीपीएससी का जो आपका एग्जाम होता है, सीजीपीएससी का एग्जाम होता है, आपको कितने स्टेप में होता है जी? तीन स्टेप में होता है। सबसे पहला क्या होता है? आपका प्रीलिम्स का एग्जाम होता है। अगर आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया तो आप किस में जाओगे? मेंस में जाओगे। मेंस के बाद क्या होता है? आपका इंटरव्यू होता है। मेंस के बाद क्या होता है? इंटरव्यू होता है। ठीक है, ये हो जाएगा। पहले मैं सीजीपीएससी के एग्जाम की बात कर रहा हूँ, जो हमारे राज्य का सबसे बड़ा एग्जाम है। और पूरा क्लास देखना, किसी को स्किप नहीं करना, बता रहा हूँ, है ना। आप लोग अगर क्लास लिए हो तो ईमानदारी से बढ़िया आप लोग को पूरा क्लास अटेंड करनी है। चले देखते हैं। अगर मैं प्रीलिम्स की बात करता हूँ, प्रीलिम्स, तो जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, ये भी आपका दो स्टेप में होता है। पहले क्या होता है? आपका जीएस जीएस का पेपर होता है। पहले क्या होता है? जीएस का पेपर होता है। और दूसरा क्या होता है? आपका सी सेट का पेपर। दूसरा क्या होता है? जब आपका सी सेट का पेपर होता है। लेकिन रूल क्या होता है
कि जब तक आप सी सेट के पेपर को क्वालिफाई नहीं करोगे तब तक आपका जीएस का पेपर चेक नहीं होने वाला। आप भले जीएस कितना अच्छा बना लो, लेकिन बहुत जरूरी क्या है, सी सेट की पेपर को क्वालिफाई करना, है ना। अब देखो सी सेट के पेपर में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं यहाँ से क्वेश्चन की बात करूं तो मैथ्स और रीजनिंग से, ना, मैथ्स और रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। साथ ही साथ और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपका, लैंग्वेज से। कहाँ से, लैंग्वेज से। ये जो दोनों पेपर होता है आपका जीएस का भी और सी सेट का भी, इन दोनों पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चन, इसमें भी आपका 100 क्वेश्चन। तो जो सी सेट का पेपर है इसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, कौन कौन से सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, तो आपका मैथ्स और रीजनिंग और लैंग्वेज से। अगर मैथ्स और रीजनिंग की बात करता हूँ तो मैथ्स और रीजनिंग अप्रोक्सीमेटली आपका 55 से 60 क्वेश्चन आते हैं। कितने, 55 से 60। कभी कभी थोड़ा बहुत आपका वेरी होता है, लेकिन मान के चलिए 55 से 60 क्वेश्चन आपका मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं। अगर बात करते हैं लैंग्वेज का, तो लैंग्वेज से कितना होता है आपका, 35 से 40 क्वेश्चन, है ना। 35 से 40 क्वेश्चन, कभी कभी आपको इससे थोड़ा ज्यादा भी हो जाता है। ये आपका लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखो ये जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज भी आपका दो लैंग्वेज हो जाएगा। एक तो आपका सामान्य हिंदी, हिंदी, है ना, और आपका छत्तीसगढ़ी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी, हिंदी और छत्तीसगढ़ी। इन दोनों सब्जेक्ट को, इन दोनों विषयों को मिलाकर 35 से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर मान के चले तो हिंदी में, हिंदी से आपका वही आपका 20 से 22 क्वेश्चन रहता है ना। रिमेनिंग जो क्वेश्चन रहता है आपका छत्तीसगढ़ी से रहता है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो प्रारंभिक सबसे बड़ा जो एग्जाम है सीजीपीएससी का, तो सीजीपीएससी का जो आपका प्रारंभिक परीक्षा, उसमें भी हमारा इस सब्जेक्ट का बहुत अच्छा खासा वेटेज है ना। 20 से 22 क्वेश्चन हिंदी से ही आ रहा है, रिमेनिंग क्वेश्चन आपका छत्तीसगढ़ी से पूछे जाते हैं। मतलब लैंग्वेज का अच्छा खासा वेटेज है हमारे प्रारंभिक परीक्षा में सीजीपीएससी के, ठीक है। ये हो जाएगा। अब देखो ये तो आपका प्रीलिम्स की बात हो गया, ठीक है, प्रीलिम्स की बात हो गया। अब देखो ये विषय महत्वपूर्ण क्यों है। देखो कई लोग क्या होता है, मैथ्स से बैकग्राउंड से नहीं होता है, कई लोग आपका मैथ्स से बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, है ना। लेकिन भैया अगर आपको प्रीलिम्स का, आपका प्रीलिम्स के एग्जाम को निकालना है तो जाहिर सी बात है सी सेट के पेपर को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। लेकिन कई लोग का अगर मैथ्स रीजनिंग स्ट्रांग नहीं है तो जाहिर सी बात है वो किसमें, उन लोग को किसमें फोकस करना चाहिए, लैंग्वेज में फोकस करना चाहिए, है ना। क्योंकि भैया अगर आप कैटेगरी वाले हो, जैसे कि आप ओबीसी वाले हो, तो ओबीसी वाले को कितना 23 क्वेश्चन ही सही करना होता है। कितना, 23 क्वेश्चन सही करना होता है। जनरल वालों को आपका 33 क्वेश्चन सही करना आता है। तो अगर आपका लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है तो आप यहाँ से भी सी सेट को क्वालिफाई कर सकते हो, यहाँ से भी सी सेट को क्वालिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स एग्जाम की बात हो गया। आपने प्रीलिम्स एग्जाम दिलाया है ना, तो प्रीलिम्स का जो पहला पेपर है सी सेट, इसके बारे में मैंने बता दिया। अब बात करते हैं आपका जो मेंस का एग्जाम, ठीक है, मेंस का एग्जाम। अब देखो अगर मानिए आप लोग ने क्या किया, आप लोग ने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया, अब किस में जाओगे, आप मेंस में जाओगे। तो मेंस का पहला पेपर होता है आपका भाषा का। पहला पेपर किसका होता है, भाषा का। और इससे कितने, 200 नंबर के, 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पेपर होता है भाषा का, इससे 200 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ये जो 200 नंबर के जो क्वेश्चन होता है, ये कहाँ कहाँ से आता है, कौन कौन से विषय से आता है। देखिए तो आपका सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी से आपका कितना, सामान्य हिंदी से अगर देखा जाए तो आपका 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वही आपका छत्तीसगढ़ी से देखा जाए तो आपका 50 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और आपका अंग्रेजी से, इंग्लिश से कितना, आपका 50 नंबर के क्वेश्चन। तो मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि अगर आप सीजीपीएससी के एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो पहला ही जो आपका प्रीलिम्स का जो आपका पेपर होता है, प्रीलिम्स के पेपर में सी सेट के जो एग्जाम है उसमें हिंदी का और छत्तीसगढ़ी का बहुत अच्छा खासा वेटेज है, मतलब लैंग्वेज का बहुत अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिए, अब कहाँ जाते हो, आप मेंस में जाते हो। तो मेंस का भैया पहला पेपर ही 200 नंबर का होता है। और इसमें सामान्य हिंदी से 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, छत्तीसगढ़ी से आपका 50 और अंग्रेजी से 50। तो मेरा बताने का उद्देश्य ये है कि राज्य का जो सबसे बड़ा एग्जाम है उसमें भी हमारे इस सब्जेक्ट से बहुत अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मतलब इसका बहुत अच्छा खासा क्या आपका वेटेज है, आप लोग को ध्यान रखना है। ये तो हो गया आपका सीजीपीएससी का। अब बात करते हैं सीजी व्यापम का, अब बात करते हैं सीजी व्यापम का, ठीक है। सीजी व्यापम के जितने भी एग्जाम है, सीजी व्यापम के जितने भी एग्जाम है, देखना सभी एग्जाम में, चाहे मैं एसआई की बात करूं, चाहे मैं आपका टीचर भर्ती की बात करूं, टीचर भर्ती का अभी आपका अमीन पटवारी का एग्जाम होने वाला है, एडीओ का एग्जाम होगा, ठीक है। जितने भी जो आपका एग्जाम हुए हैं, अभी आपका पुलिस आरक्षक भर्ती का भी एग्जाम होने वाला है। तो जितने भी एग्जाम हुए हैं और जो होने वाले हैं सभी में देखिए होगे आप, हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, 10 से 15 क्वेश्चन, है ना, कभी कभी 5 क्वेश्चन, मतलब आपका इस विषय से क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। मान के चलिए आपका 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है। अगर आप सीसीएट का पेपर, मतलब ये सीजी टेट का पेपर अगर आप देखोगे तो उसमें भी समान हिंदी से क्वेश्चन आते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। तो मतलब व्यापम में तो ऐसा है कि भैया समान हिंदी से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। व्यापम में उसके सिलेबस में फिक्स होता है कि हाँ लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछ ही जाएगा, ठीक है। तो व्यापम के लिए तो आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ना ही पड़ेगा। कुछ आपका स्पेशल एग्जाम होता है जैसे सम परीक्षक, जैसे कि एसआई के लास्ट टाइम एसआई का एग्जाम होता है उसमें भी आपका मेंस में आपका बहुत सारे क्वेश्चन हिंदी के ही थे, है ना। सम परीक्षक में भी आपका करीब करीब आपका आपका 100 क्वेश्चन के आसपास हिंदी के क्वेश्चन पूछे गए थे।
ठीक है। तो कुछ आपका ऐसे एग्जाम होते हैं जो हिंदी स्पेशल होते हैं, उसमें भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, साथ ही साथ जो आपका हिंदी व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं, उसके एग्जाम के लिए भी आपका महत्वपूर्ण होगा क्लास। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि कितना आपका वेटेज होता है हमारे सब्जेक्ट का। अब ये तो हो गया सीजीपीएससी का, सीजी व्यापम का। अगर बात करते हैं, अगर आप एसएससी के एग्जाम की बात करते हो, एसएससी के एग्जाम की बात करते हो, तो एसएससी में एक होता है आपका एसएससी जीडी का, एसएससी जीडी का। तो एसएससी जीडी के एग्जाम में भी आपको सामान्य हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब ऐसा है कि हमारे राज्य के जितने भी एग्जाम होंगे, उसमें उसके लिए आपको सामान्य हिंदी को पढ़ना पड़ेगा। और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, ज्यादा समय भी नहीं लगा, आपको 35 से 40 क्लास में इसका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है ना। और अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, बहुत अच्छे नंबर भी है आपका हमको देता है ना, अगर अच्छे से आप लोग पढ़ लिए तो। ठीक है, चलो, तो ये मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। आशा कर रहा हूँ इस चीज को आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कितना समय इसमें लगने वाला है, इस विषय को कंप्लीट करने में कितना समय लगने वाला है। ठीक है, अगर मैं समय की बात करता हूँ, तो अगर देखिए, अभी हम लोग क्या करेंगे, व्यापम और सीजीपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से पढ़ेंगे। जीडी, एसएससी जीडी में जो आता है उसके सिलेबस में मैं ध्यान में रखते हुए पढ़ाऊंगा। तो पूरा देखा जाए तो आपको कितना समय लग जाएगा, लगभग 35 से 40 क्लास, लगभग 35 से 40 क्लास में पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, लगभग 35 से 40 क्लास में। ठीक है, तो कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे ये भी समझ में आ गया, कितना समय लगने वाला है ये भी आप लोग को समझ में आ गया। अब इसके बाद अभी हम लोग बात करेंगे इसके विषय वस्तु पर, इसके सिलेबस पर। जल्दी बताओ, बताओ जी, विनीता जी, वंदना जी, आगे समझ में बताओ, जल्दी से बताओ, आया कि नहीं आया समझ में? आता कितने नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगा, ये सब बातें आप लोग को समझ में आ गई। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे किस पे, सिलेबस पर, है ना। किस पर चर्चा करेंगे, सिलेबस पर चर्चा करेंगे। आप लोग को समझ में आ रहा होगा कितना महत्वपूर्ण है हमारा ये हिंदी सब्जेक्ट। ठीक है, चलो, अभी तो मैंने केवल हिंदी शुरू किया है, साथ ही साथ अब मैं कुछ दिन बाद आपका साइंस भी करूंगा, छत्तीसगढ़ जीएस भी करूंगा, और बहुत ही आपका कम फीस में। जैसे कि देखो, आपका जो हिंदी का भी मैं बैच लॉन्च किया केवल 200 रुपए में, है ना। 200 रुपए में पूरा आप लोग को 35 से 40 क्लास प्रोवाइड किया जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग को पढ़ाया जाएगा। उसी प्रकार मैं साइंस का भी शुरू करूंगा, छत्तीसगढ़ जीएस का भी शुरू करूंगा। ठीक है, बहुत ही कम फी में, ताकि सभी बच्चे इसको एफर्ट कर सके। चलो, अब हम लोग किस पर बात करते हैं, सिलेबस पर। अब सिलेबस पर क्यों चर्चा करनी बहुत जरूरी है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि सीजीपीएससी का जो एग्जाम हो रहा है ना, उसमें आपको सिलेबस से ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सिलेबस से ही, है ना। अब किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे गए थे मैं आप लोग को बताता हूँ। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे किस पर, सिलेबस पर। ठीक है, और ये कोई भी सब्जेक्ट की बात करूँ, सभी सब्जेक्ट में आपको सिलेबस पता होना चाहिए। देखो भाई, आपको जाना कहाँ है ये आपको पता नहीं तो आप जा कैसे पाओगे। तो जाना कहाँ है ये आपका सिलेबस है ना। तो सिलेबस आप लोग को बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, हर सब्जेक्ट की बात करो ना, केवल हिंदी की बात नहीं कर रहा हूं। चलो, तो चलो अब हम लोग सिलेबस से बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा, सिलेबस में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा भाषा बोध। ठीक है, भाषा बोध हमारा सबसे पहला टॉपिक रहेगा। और ये जो भाषा बोध वाला टॉपिक है ना, इसमें हमको क्या क्या चीजों को पढ़ना है, भाषा बोध वाले टॉपिक में हमको क्या क्या चीजों को पढ़ना है। इसमें हम लोग को पढ़ना है सबसे पहले भाषा की परिभाषा। ठीक है, भाषा की परिभाषा, आखिर भाषा किसे कहा जाता है। आज मैं केवल सिलेबस आप लोग को बता रहा हूँ ना, कल से पूरा हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे, लेकिन सिलेबस से भी किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं इसको भी आज मैं बताऊंगा। और आज कुछ कुछ तथ्यों को आप लोग को याद करूंगा, आपको मेरे साथ याद करना है। चलिए, तो भाषा की परिभाषा आप लोग को पढ़ना है, क्योंकि भैया टॉपिक का नाम है भाषा बोध, तो जाहिर सी बात है भाषा के बारे में तो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। भाषा की परिभाषा के बाद हम लोग पढ़ेंगे भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण। भाषा को सीखने के मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण कौन कौन से होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये सब। उसके बाद हम लोग जानेंगे एक व्यक्ति में भाषा का विकास कैसे होता है। तो व्यक्ति में भाषा का विकास करें। और सभी से बता रहा हूँ, ये आपका जितने भी मैं सिलेबस बता रहा हूँ आप लोग को ना, ये आपके नोट में होनी चाहिए, है ना। सबसे पहला पेज में सिलेबस आपका लिखा होना चाहिए। चलो देखो, क्या पढ़ेंगे, व्यक्ति में भाषा का विकास क्रम, अर्थात व्यक्ति में भाषा का विकास कैसे होता है ये हम लोग पढ़ेंगे। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे भाषा की विशेषता। भाषा की विशेषता, भाषा की विशेषता, आखिर भाषा की कौन कौन सी विशेषता होती है। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की विशेषता है, कौन सा भाषा की विशेषता नहीं है, इस प्रकार से आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या पढ़ना है, ये तो हो गया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बोली के बारे में, आखिर बोली किसे कहा जाता है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे बोली की क्या क्या विशेषताएं हैं, बोली की विशेषता हम लोग को पढ़ना है, बोली की विशेषता। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में, भाषा और बोली में अंतर क्या होता है। ठीक है, भाषा और बोली में अंतर, भाषा और बोली में अंतर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, है ना। चलो आगे बात करते हैं। फिर हम लोग को क्या पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है भैया भाषा के विभिन्न स्वरूप। क्या पढ़ना है, भाषा के विभिन्न स्वरूप। ये सब होता क्या, सब आगे पढ़ेंगे ना, केवल आज मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेबस डिस्कस कर रहा हूँ। भाषा के विभिन्न स्वरूप में क्या पढ़ना है, जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि राजभाषा क्या होता है,
आपसे पूछ सकता है भाई राष्ट्रभाषा क्या होता है, आपसे पूछ सकता है भाई मातृभाषा क्या होता है, ठीक है, आपसे पूछ सकता है भाई मानक भाषा क्या होता है, मानक भाषा, ठीक है, आपसे पूछ सकता है भाई शास्त्रीय भाषा क्या होता है, ठीक है, शास्त्रीय भाषा, शास्त्रीय शास्त्रीय भाषा क्या होता है। तो भाषा के विभिन्न स्वरूप में इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है बार बार कि भैया शास्त्रीय भाषा किसे कहा जाता है, वर्तमान में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा है, मातृभाषा है, इस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अच्छा चलो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, है ना, वंदना जी, विनीता जी, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, जल्दी बताओ हिंदी हमारी कौन सी भाषा है ना, हिंदी हमारी कौन सी भाषा है। मैंने ऑप्शन दिया राजभाषा, ठीक है, मैंने ऑप्शन दिया राष्ट्रभाषा, और मैंने ऑप्शन दिया मातृभाषा, ठीक है, मातृभाषा। चलो बताओ, मैंने ऑप्शन दे दिया आपका, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, और डी आपका उपयुक्त सभी, है ना, उपरोक्त सभी, ये डी आपको उपरोक्त सभी, ये मैंने 4 ऑप्शन दिए आप लोग को, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, उपयुक्त सभी। बताओ जल्दी बताओ हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, हिंदी हमारी कौन सी भाषा, आगे सब पढ़ाऊंगा, होता क्या है बस आज सिलेबस को लोग डिस्कस कर रहे हैं। जल्दी बताओ हिंदी हमारी कौन सी भाषा है। चलो राजभाषा, ठीक है, विनीता जी का कहना है आपका राजभाषा है, वंदना जी आपको क्या कहना है, विनीता जी बता रहे हैं आपका हिंदी हमारी एक राजभाषा है। चलो ठीक है, देखिए अगर मैं बोलूं वंदना जी का भी कहना है आपका राजभाषा, अगर मैं बोलूं हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, और हिंदी हमारी राजभाषा है, मतलब हिंदी हमारी तीनों भाषाएं हो जाएगी। लेकिन अब बोलोगे कि सर ठीक है, आप बता रहे हो हिंदी को आप राजभाषा भी बोल रहे हो, राष्ट्रभाषा भी बोल रहे हो, मातृभाषा भी बोल रहे हो, तो यही अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो हमको क्या आंसर लगाना है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है राजभाषा, क्या लगाना है आपका, राजभाषा, मतलब हिंदी हमारी राजभाषा भी है, राष्ट्रभाषा भी है, मातृभाषा भी है। अब इसको बता रहा हूँ, देखो राजभाषा मतलब क्या होता है, राजकाज की भाषा, ठीक है, तो शासन प्रशासन के कार्यों में या राज के कार्यों में प्रयोग होने वाली भाषा को ही आपका राजभाषा कहा जाता है। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ होता है राजकाज की भाषा, राज के कार्यों में या शासन प्रशासन के कार्यों में उपयोग होने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं, ठीक है। और देखो हमारे संविधान का आर्टिकल 343 है, सब आगे पढ़ाऊंगा, अनुच्छेद 343 ए क्या बोलता है, संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगा। तो हमारे संविधान में लिखा गया भी कि हमारी राजभाषा क्या हिंदी होगा, है ना, और उसको कौन सी लिपि में लिखा जाएगा, देवनागरी लिपि में। तो हमारे संविधान में उल्लेखित, तो जाहिर सी बात है हिंदी हमारी कौन सी भाषा है, राजभाषा है, ठीक है। अब देखो मैंने ये भी तो बताया कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा भी है। अब राष्ट्रभाषा का डेफिनेशन क्या होता है, किसी भी राष्ट्र के अधिकांश जनता के द्वारा बोले जाने वाली भाषा, मैंने क्या बोला, किसी भी राष्ट्र के अधिकांश जनता के द्वारा बोले जाने वाली भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। अब आप लोग बताइए, हमारे भारत की बात करते हैं, हमारे राष्ट्र की बात करते हैं, तो हमारे भारत में कौन सी भाषा का प्रयोग सर्वाधिक तौर पर होता है, हिंदी का, है ना। इसी बेसिस पे हम लोग हिंदी को क्या कहते हैं, राष्ट्रभाषा कहते हैं। लेकिन ध्यान रखना हमारे संविधान में ऐसा उल्लिखित नहीं है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है, हमारे संविधान में ये उल्लिखित है कि हिंदी हमारी राजभाषा है, ध्यान रखिएगा। देखो आपका, क्योंकि हमारे भारत में अधिकांश लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसीलिए बेसिस पे हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा मतलब राष्ट्र में बोले जाने वाली भाषा, आगे समझ में, ठीक है। तो हम लोग हिंदी को राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं, लेकिन संविधान में ऐसे नहीं लिखा कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है करके। आगे बात करते हैं मातृभाषा। अब मातृभाषा किसे कहेंगे, तो जिस भाषा को हम अपने माँ से सीखते हैं, अपने परिवार से सीखते हैं, अपने समाज से सीखते हैं, वो मातृभाषा कहलाता है, ठीक है। हम अपने माँ से सीख रहे हैं, परिवार से सीख रहे हैं, समाज से सीख रहे हैं। जैसे देखो अगर कोई बच्चा अपने परिवार से स्टार्टिंग से हिंदी में बात कर रहा है, हिंदी सीख रहा है, तो उसके लिए मातृभाषा क्या हो जाएगा, हिंदी हो जाएगा। वही बच्चा इंग्लिश सीख रहा है तो उसके लिए मातृभाषा क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। कोई आपका छत्तीसगढ़ी सीख रहा है, स्टार्टिंग से छत्तीसगढ़ी में बात कर रहे हैं, तो उसके लिए मातृभाषा क्या हो जाएगा, आपका छत्तीसगढ़ी हो जाएगा। तो जिस भाषा को हम अपने माँ से, परिवार से, समाज से सीखते हैं वो मातृभाषा कहलाता है। तो इस बेसिस पे देखा जाए तो हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा भी कह सकते हैं, राजभाषा भी कह सकते हैं, मातृभाषा भी कह सकते हैं। लेकिन ये है आधिकारिक तौर पर पूछे तो क्या बताओगे आप, राजभाषा, क्योंकि हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 ए में लिखा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि क्या होगा, जब का देवनागरी होगा। चलो यहाँ तक तो सबको चीजें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो वही हम लोग पढ़ेंगे भाषा के विभिन्न स्वरूप में, आखिर राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, मातृभाषा क्या होता है, मानक भाषा क्या होता है, शास्त्रीय भाषा क्या होता है, ये सब मैं आप लोग को बताऊंगा। पूछेगा वर्तमान में कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, ठीक है, ये सब हम लोग देखेंगे, कौन कौन से वर्ष में दिया गया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सब। चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, लिपि के बारे में। आखिर लिपि किसे कहते हैं, अभी मैंने बताया भैया कि अनुच्छेद 343 ए कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगा। तो जाहिर सी बात है लिपि के बारे में भी तो जानना आवश्यक है कि लिपि होता क्या है, देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग को पढ़ना है लिपि के बारे में, लिपि के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे देवनागरी, देवनागरी लिपि की, देवनागरी लिपि, लिपि की विशेषता, देवनागरी लिपि की क्या क्या विशेषता है, ये हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलो
आगे बात करते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद और क्या पढ़ेंगे हम लोग, पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास क्रम, है ना। हिंदी भाषा का विकास क्रम, हिंदी भाषा का विकास क्रम हम लोग को पढ़ना है। मतलब आखिर हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है, इसके ऐतिहासिक दृष्टिकोण भी हम लोग जानेंगे। आखिर हिंदी भाषा के मतलब विकास का इतिहास क्या रहा है। भौगोलिक दृष्टिकोण भी हम लोग जानेंगे कि हिंदी भाषा का सर्वाधिक विकास भारत के कौन से क्षेत्र में हुआ है। साथ ही साथ संवैधानिक दृष्टिकोण भी जानेंगे कि भैया हिंदी भाषा को हम लोग राजभाषा तो बोलते हैं, तो राजभाषा से संबंधित प्रावधान कौन से भाग में है, कितने से कितने अनुच्छेद के बीच में है, कौन से अनुसूची में है, ये सब हम लोग किस में पढ़ेंगे, हिंदी भाषा के विकास क्रम में पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, हिंदी भाषा के विकास क्रम में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये हो जाएगा। साथ ही साथ हम लोग कुछ महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी जानेंगे, कुछ महत्वपूर्ण, है ना, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, है ना, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां के बारे में जानेंगे हिंदी भाषा से संबंधित। जैसे पूछ सकता है कि भैया आपका किस तिथि को हमारे संविधान निर्मात्री सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, है ना। या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस तिथि को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ था। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट तिथियां हैं उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये हमारा पहला टॉपिक है। हमारे पहले टॉपिक में हम लोग को इन्हीं सभी आपका टॉपिक को कंप्लीट करना है। बताओ आप लोग को सबको समझ में आया क्या क्या चीजों को हम लोग को पढ़ना है। ये सब आपके नोट के पहले पेज में लिखा होना चाहिए, पहले बता रहा हूँ, है ना। हम लोग को पढ़ना है भाषा की परिभाषा क्या है, भाषा को सीखने का मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, व्यक्ति में भाषा का विकास कैसे होता है, भाषा की विशेषता कौन कौन सी है, बोली क्या होता है, भाषा और बोली में अंतर क्या होता है ना, बोली की क्या विशेषता होती है, भाषा के विभिन्न स्वरूप कौन कौन से है, राजभाषा क्या होता है, राष्ट्रभाषा क्या होता है, मातृभाषा क्या होता है, मानक भाषा क्या होता है, शास्त्रीय भाषा क्या होता है, लिपि क्या होता है, देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है, हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से हुआ है। ठीक है, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे भाषा से संबंधित, इन सभी तथ्यों को हम लोग को पढ़ना है। आगे सबको समझ में, चलो वंदना विनीता आप लोग को रिप्लाई करते जाना है बीच, है ना। बताओ आगे समझ में सबको, जितने लोग देख रहे हैं बताओ जी, आगे ना समझ में। हिंदी हमको भाषा बोध में क्या क्या टॉपिक को पढ़ना है। चलो अब ये तो हो गया भाषा बोध, ये तो हो गया भाषा बोध। और जैसे आप भाषा बोध वाला टॉपिक खत्म करते हो, जैसे आप भाषा बोध वाला टॉपिक खत्म करते हो, इसके बाद कहाँ जाओगे, इसके बाद आप जाओगे कौन से सेक्शन में, व्याकरण सेक्शन में, है ना। इसके बाद आप जाओगे कौन से सेक्शन में, व्याकरण सेक्शन में। व्याकरण सेक्शन में पहले से बता रहा हूँ आपको और हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, बस अच्छे से आप लोग को नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, और आपका कल या परसों में और अपडेट दे दूंगा, एक आध और सब्जेक्ट हम लोग शुरू कर लेंगे, चाहे छत्तीसगढ़ जैसा तो साइंस पढ़ना शुरू कर लेंगे। ठीक है, आप लोग बताइए कि जो भी आप लोग को पढ़ना रहेगा। चलो अब व्याकरण पोर्शन हम लोग शुरू करते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहली चीज तो व्याकरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्रामर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रामर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आता है कि व्याकरण होता क्या है। तो व्याकरण वह ग्रंथ, रचना, कृति या संस्करण होता है जिससे भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जब हम लोग टॉपिक में जाएंगे तो पूरा डेफिनेशन भी आप लोग को लिखाऊंगा, फिलहाल आप सिलेबस बस डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो व्याकरण क्या होता है, व्याकरण वह ग्रंथ, रचना, कृति या संस्करण होता है जिससे भाषा का शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग का ज्ञान प्राप्त होता है। अब चलो, अब क्वेश्चन क्या पूछता है ना। अभी मैंने आप लोग को बताया था स्टार्टिंग में कि भैया सिलेबस को अच्छे से ध्यान रखना है, सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। अब बता दो किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। देखो क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि व्याकरण के कितने अंग होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया था व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो व्याकरण के 3 अंग होते हैं। अब ये 3 अंग कौन कौन सा, पहला वर्ण हो जाएगा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा जो आपका शब्द हो जाएगा, और तीसरा क्या होगा जो आपका वाक्य हो जाएगा। वर्ण, शब्द और वाक्य, ये क्या होता है, व्याकरण के 3 अंग होते हैं, है ना। वर्ण, शब्द और वाक्य व्याकरण के 3 अंग, ये सिलेबस ही बता रहा हूँ आप लोग को, है ना। और मैंने बोला था सिलेबस से क्वेश्चन आते हैं। तो क्या क्वेश्चन पूछा गया था, व्याकरण के कितने अंग होते हैं। तो 3 अंग कौन कौन सा, वर्ण, शब्द और वाक्य। पूरा बताऊंगा आगे ये सब होता क्या है। अच्छा इन तीनों को पहले एक बढ़िया मैं सरल तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा, आ लिख दिया, मैंने आ लिख दिया, मैंने ई लिख दिया, मैंने बड़ा ई लिख दिया, है ना। ये पूरा कहां तक जाएगा, श्रेय तक जाएगा। तो जितना भी मैंने लिखा है यही क्या कहलाता है, वर्ण कहलाता है। यही क्या कहलाता है, वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। आगे पूरा डेफिनेशन लिखेंगे, अभी मैं बस आप लोग को नाम लिखा हूं इसलिए बता रहा हूँ ये वर्ण होता क्या है। तो जैसे कि आ ई पूरा श्रेय तक अगर देखेंगे तो ये सब क्या आपको वर्ण हो जाएगा। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई को वर्ण कहते हैं। आपने क्या किया, आपने वर्णों को आपस में मिला दिया। अगर आप वर्णों को आपस में मिलाओगे तो किसका निर्माण होता है, शब्द का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, आपने चलो आ को, है ना, चलो आपने आ और म को आपने मिला दिया, आपने आ और मा को मिला दिया। जैसे कि देखो अगर मैं केवल आ बोल रहा हूँ या केवल मैं मा बोल रहा हूँ तो ये किस में आ जाएगा, आ और मा अलग अलग जब मैं बोल रहा हूँ तो ये वर्ण में आ जाएगा। लेकिन आपने इसको क्या किया, मिला दिया। तो जब वर्णों को आपस में मिलाते हैं, जब वर्णों को आपस में मिलाते हैं तब किसका निर्माण होता है, आपका शब्द का निर्माण होगा। ठीक है, उसी प्रकार जब आप शब्दों को आपस में मिलाओगे तब किसका निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। जैसे कि मैं बोलता हूँ, मैंने बोला कि आम बहुत मीठा है, मैंने बोला आम बहुत मीठा है, आम बहुत मीठा है। ठीक है,
ये मैंने एग्जांपल लिया, आम बहुत मीठा है। अब बताओ, ये आपका वर्ण हो गया, वर्ण से किसका निर्माण हुआ? शब्द का। जब वर्णों को आपस में आप मिलाए तो शब्द बना, फिर जब शब्दों को आप आपस में मिलाते हो तब किसका निर्माण होता है? आपका वाक्य का। किसका? वाक्य का। तो कल के डेट में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि आपका शब्द किससे कहेंगे, तो क्या कहोगे? वर्णों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि वाक्य किसे कहते हैं, तो शब्दों को आपस में मिलाने से किसका निर्माण होता है? आपका वाक्य का निर्माण होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही आपका तीन क्या होता है? आपका व्याकरण के अंग होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा? वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य व्याकरण के तीन अंग होते हैं। अब ध्यान रखिएगा, देखो, वर्णों का अध्ययन करना है ना, वर्णों का अध्ययन करना, इसका अध्ययन करना, वर्णों का अध्ययन करना क्या कहलाता है जी? ये कहलाता है आपका वर्ण विचार। वर्णों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार शब्दों का अध्ययन करना, शब्दों का अध्ययन करना, शब्दों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका शब्द विचार कहलाता है। क्या कहलाता है? बोलिए, शब्द विचार कहलाता है। उसी प्रकार वाक्यों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? वाक्यों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपको वाक्य विचार कहलाता है। क्या कहलाता है जी? वाक्य विचार। वाक्यों में विचार करना, शब्दों में विचार करना, वर्णों में विचार करना, ही तो है ना? तो वर्ण विचार किसे कहेंगे? तो वर्णों का अध्ययन करना वर्ण विचार कहलाता है। ठीक है, शब्द विचार किसे कहेंगे? शब्दों का अध्ययन करना शब्द विचार कहलाता है। जबकि वाक्य विचार किसे कहेंगे? तो वाक्यों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? आपका वाक्य विचार कहलाता है। चीजें समझ में आ गई? चलो, आशा करो यहाँ तक तो सबको चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अब देखो, अब यहाँ से हमारा फिर से टॉपिक शुरू होने वाला है। वर्ण विचार एक अलग टॉपिक होता है ना? शब्द विचार एक अलग टॉपिक होता है, और आपका वाक्य विचार एक अलग टॉपिक होता है। ठीक है, अब चलिए अभी हम लोग बात करते हैं ये वर्ण विचार में हमको क्या क्या चीजों को पढ़ना है ना? ये वर्ण विचार में हमको कौन कौन सी चीजों को पढ़ना है, क्या क्या चीजों को पढ़ना है, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखिए, बताओ यहाँ तक सब कुछ चीजें क्लियर है? यहाँ तक बता दीजिए, एक बार मुझे कंफर्म करिए जल्दी से, यहाँ तक सब कुछ चीजें क्लियर है? वर्णों के मेल से शब्द बनेंगे, शब्दों के मेल से वाक्य बनेगा, ये मैंने आपको बता दिया। आपका व्याकरण के तीन अंग होते हैं, वर्ण, शब्द, वाक्य, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। वर्णों का अध्ययन वर्ण विचार, शब्दों का अध्ययन शब्द विचार, और वाक्यों का अध्ययन वाक्य विचार कहलाता है। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, वर्ण विचार में क्या पढ़ना है? देखो, टॉपिक का नाम है वर्ण विचार। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे वर्णों की परिभाषा। वर्ण, वर्ण की परिभाषा पहले हम लोग जानेंगे भैया। वर्ण, वर्ण की परिभाषा, आखिर वर्ण किसे कहा जाता है? हमारा टॉपिक का नाम है वर्ण विचार, तो वर्ण की परिभाषा हम लोग को सबसे पहले जानना बहुत आवश्यक है, तो ये हम लोग जानेंगे। साथ ही साथ उसके बाद हम लोग जानेंगे भैया वर्णों के भेद। ठीक है, वर्णों के भेद, वर्णों के कौन कौन से भेद होते हैं? अगर देखा जाए वर्णों के भेद में, तो वर्णों के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला होता है आपका स्वर, और दूसरा होता है आपका व्यंजन। और ध्यान से सुनकर रहिए, इसी क्लास के रिगार्डिंग अंतिम में आप लोग का 5 से 6 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, इसलिए एकदम ध्यान से सुनकर रहिए आप लोग। ठीक है, तो देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन सा? स्वर और व्यंजन। तो वर्ण विचार में आपको किसके बारे में पढ़ना है? स्वरों के बारे में पढ़ना है कि स्वर किसे कहते हैं, स्वर की परिभाषा आप लोग को जानना है, आखिर स्वर किसे कहा जाता है, स्वर के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये आप लोग को पढ़ना है। और स्वरों का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है, ये आप लोग को पढ़ना है। सेम इसी तरीके से आपको व्यंजन के बारे में भी पढ़ना है। व्यंजन की परिभाषा क्या है, आखिर व्यंजन किसे कहा जाता है। ठीक है, आपसे पूछेगा व्यंजन के कौन कौन से प्रकार है, आपसे पूछेगा व्यंजन का उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है। ठीक है, उच्चारण स्थान। तो ये हम लोग को पढ़ना है किसमें? वर्ण विचार में। साथ ही साथ वर्ण विचार में हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? मात्रा के बारे में। किसके बारे में? जब मात्रा के बारे में। ठीक है, तो देखो, वर्ण विचार में हमको क्या क्या पढ़ना है? स्पेशली वर्ण विचार में हमको वर्णों के बारे में ही पढ़ना है। आखिर वर्ण किसे कहा जाता है, वर्ण के कौन कौन से भेद होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। तो हम लोग जानेंगे भैया स्वर होता क्या है, ये व्यंजन क्या होता है, स्वरों के प्रकार कौन कौन से हैं, व्यंजन के प्रकार कौन कौन से हैं, स्वरों का उच्चारण कहाँ से होता है, व्यंजनों का उच्चारण कहाँ से होता है। इसको हम लोग किसमें पढ़ेंगे? आपका वर्ण विचार में, जिसमें आपका वर्ण विचार में है ना। तो ये हमारा वर्ण विचार वाला टॉपिक फिर हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। वर्ण विचार के बाद हम लोग किसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे? शब्द विचार को। किसको? शब्द विचार को, है ना। वर्ण विचार के बाद हम लोग किसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे? शब्द विचार। चलिए देखिए ना, वर्ण विचार के बाद हम लोग किसको पढ़ना प्रारंभ करेंगे जी? शब्द विचार को। देखिए, है ना, शब्द विचार, शब्द विचार। तो शब्द विचार में हमको क्या क्या चीजों को पढ़ना है? देखो, अब यहाँ से पूरा सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में। मैंने बोला था ना, सिलेबस क्यों याद करना चाहिए, अभी आप लोग को पता लग जाएगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और क्यों याद करना बहुत जरूरी है। देखो, शब्द विचार में आपको सबसे पहले पढ़ना है शब्द निर्माण की विधि। क्या पढ़ना है आप लोग को? सबसे पहले शब्द निर्माण की, शब्द निर्माण, शब्द निर्माण की विधि, ये सबसे पहले आप लोग को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? शब्द निर्माण की विधि पढ़ना है। और शब्द निर्माण की विधि के अंतर्गत चार चीजें आती है। कौन कौन सा? संधि आ जाता है, संधि। संधि के साथ साथ आपका आता है जी समास। समास के साथ साथ आपका आता है जी उपसर्ग। उपसर्ग के साथ साथ आता है जी आपका प्रत्यय। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये आपका क्या? आपका शब्द निर्माण की विधि है। संधि, समास, उपसर्ग और आपका प्रत्यय। आगे समझ में? अब क्वेश्चन क्या पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्माण की विधि है, कौन सा नहीं है। तो देखो, शब्द निर्माण की विधि में चार चीजें आ रही है, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। अब इसको जानना और याद करना क्यों इतना महत्वपूर्ण है? देखो,
अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि संधि क्या है, आपको कुछ पता नहीं, उसके बारे में कुछ पता नहीं, हाँ, लेकिन आपने सिलेबस में चीज याद किया है कि संधि एक शब्द निर्माण की विधि है, तो आप इस बेसिस पे भी तो बता सकते हो कि संधि एक शब्द निर्माण की विधि है। कुछ 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 नंबर मिलेगा आपको, आप बता सकते हो समास के बारे में, समास एक शब्द निर्माण की विधि है, उपसर्ग एक शब्द निर्माण की विधि है, प्रत्यय एक शब्द निर्माण की विधि है, आप पूरे बता सकते हो। ठीक है, अब देखो, अब ये मेष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेष में क्या होता है, मेष में आप लोग को आंसर लिखना होता है, और अधिकतर क्या होता है, आपका आंसर जितना अच्छा होगा, जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से आपको नंबर मिलेंगे। मतलब आपको थोड़ा सा कुछ अलग करना होगा कंपेयर टू दूसरे, है ना, दूसरों के कंपेयर में आपको अलग करना पड़ेगा। अब देखो, संधि की परिभाषा अगर, तो अधिकतर लोग क्या बताएंगे कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आपने कुछ अलग बता दिया, सबसे पहले आपने बताया कि संधि एक शब्द निर्माण की विधि है, आपने अलग बताया, फिर आप बता रहे हो भी कि संधि का शाब्दिक अर्थ ये होता है, फिर आप बता रहे हो संधि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो उसका आंसर और आपका आंसर अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, तो चाहे संधि पूछे, चाहे समास पूछे, चाहे उपसर्ग पूछे, चाहे प्रत्यय पूछे, आपको बता देना है कि ये सभी क्या है, शब्द निर्माण की विधि है। क्या आपका शब्द निर्माण की विधि है? तो क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्माण की विधि है, कौन सा शब्द निर्माण की विधि नहीं है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। तो शब्द निर्माण की विधि में क्या क्या चीजों को पढ़ना है, देखो, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है शब्द परिवर्तन की इकाई। शब्द शब्द परिवर्तन, शब्द परिवर्तन की इकाई, शब्द परिवर्तन की इकाई, ये हम लोग को पढ़ने हैं। तो शब्द परिवर्तन की इकाई में क्या क्या चीज आती है? शब्द परिवर्तन की इकाई में आता है आपका लिंग हो जाएगा, लिंग, लिंग के साथ साथ आपका वचन हो जाएगा, वचन, वचन के साथ साथ आपका काल हो जाएगा, काल के साथ साथ आपका कारक, लिंग, वचन, काल और कारक, ये सब किस में आता है? आपका शब्द परिवर्तन की इकाई में। ध्यान रखना, शब्द निर्माण की विधि में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, और शब्द परिवर्तन की इकाई में आपका लिंग, वचन, काल और कारक। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल समझाता हूं। देखो, मैंने आपका शब्द लिखा, मैंने शब्द लिखा आपका लड़का, ठीक है, लड़का मैंने लिखा। अब इसको मुझे परिवर्तित करना है, शब्द को मुझे चेंज करना है, तो मैं इसके लिंग को बदल दूं, इस शब्द के लिंग को बदल दूं, तो लड़का का क्या होगा? आपका लड़की। अगर आपने लिंग को चेंज किया तो क्या होगा? आपका लड़की हो जाएगा, होगा। तो बताओ शब्द परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। वही अगर लड़का है, आपने इसका वचन चेंज कर दिया, जैसे कि लड़का का आपने क्या कर दिया? लड़के कर दिया, तो क्या बताओ शब्द चेंज हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। तो शब्द परिवर्तन की कहीं पूछेगा तो क्या बताओगे? आपको बताना है लिंग, वचन, काल और कारक, है ना। शब्द परिवर्तन की कहीं आपको पूछेगा तो क्या बताओगे? लिंग, वचन, काल और कारक। तो कल के डेट में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि लिंग किसे कहेंगे, तो क्या बताओगे? लिंग एक शब्द परिवर्तन की इकाई है। वचन क्या है? वचन एक शब्द परिवर्तन की इकाई है। काल क्या है? काल एक शब्द परिवर्तन की इकाई है। कारक क्या है? कारक एक शब्द परिवर्तन की इकाई है। ये आप बता सकते हो। आगे से समझ में? चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं शब्द विचार में। और आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है विकारी शब्द के बारे में। किसके बारे में? विकारी शब्द, विकारी शब्द के बारे में पढ़ना है। और ये विकारी शब्द क्या होता है आगे पढ़ाऊंगा। वे शब्द जिसे आपका लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदल सकते हैं विकारी शब्द कहलाते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल आज हम लोग सिलेबस देख रहे हैं। ठीक है, तो विकारी शब्द में आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है आपका संज्ञा के बारे में। संज्ञा के बाद आपको सर्वनाम पढ़ने हैं। सर्वनाम के बाद आपको पढ़ने हैं विशेषण। विशेषण के बाद आपको पढ़ने हैं क्या? क्रिया, क्रिया। तो ये सब किस में आते हैं? ये सब आपका विकारी शब्द में आता है। किस में आते हैं? विकारी शब्द। ऐसे शब्द जिसे लिंग, वचन, काल और कारक के आधार पर बदला जा सकता है विकारी शब्द कहलाता है। आगे सबको समझ में? देखो, तो शब्द निर्माण की विधि हमको पढ़ना है संधि। संधि क्या होता है? संधि के कितने प्रकार होते हैं? जैसे कि संधि के 3 प्रकार होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इनके बारे में पूरा पढ़ना आप लोग को। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि, सब पूरा पढ़ाऊंगा आप, है ना। तो ये सबको हम लोग को संधि में पढ़ना है। उसी प्रकार समास में क्या पढ़ेंगे? समास किसे कहते हैं? समास की परिभाषा क्या है? समास से कितने अवयव होते हैं? समास से कितने प्रकार होते हैं? तत्पुरुष समास से कितने प्रकार होते हैं? अव्ययी भाव समास क्या है ना। बहुब्रीहि समास क्या है? सब तथ्यों को हम लोग जानेंगे समास में। उसी प्रकार देखो उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग क्या होता है आप लोग को पता होगा। उपसर्ग क्या होता है? जो शब्द के प्रारंभ में जोड़कर उसके अर्थ को चेंज करता है, उपसर्ग कहलाता है। और प्रत्यय जो शब्द के अंत में जोड़ता है वो प्रत्यय कहलाता है। तो इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है पूरा। ठीक है, शब्द परिवर्तन की इकाई में पढ़ेंगे लिंग में। लिंग में क्या पढ़ेंगे? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में। कौन सा शब्द में पुल्लिंग होता है, कौन सा स्त्रीलिंग है, किस प्रकार से आप पहचान सकते हो, है ना, इसको मैं पूरा बताऊंगा। वचन के बारे में पढ़ेंगे, कैसे आप एक वचन से बहुवचन बनाओगे। काल के बारे में पढ़ेंगे, सामान्य काल क्या है, आपका वर्तमान क्या क्या है, भविष्य का क्या है, भूतकाल क्या है, संभाव्य आपका वर्तमान क्या क्या है। इस प्रकार से मतलब उसके जो प्रकार है वो सब मैं आपको बड़ा बताऊंगा आगे, है ना। काल में पढ़ेंगे, उसके बाद कारक में पढ़ेंगे, कारक, कर्ता कारक क्या होता है, कर्म कारक क्या होता है, करण कारक क्या होता है, संप्रदान कारक क्या होता है, अपदान कारक क्या होता है, अभिकरण कारक क्या होता है। ठीक है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। विकारी शब्द में पढ़ना है संज्ञा के बारे में। आखिर संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कौन कौन से प्रकार होते हैं। सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे, सर्वनाम किसे कहा जाता है, उसके प्रकार कौन कौन से होते हैं। विशेषण के बारे में पढ़ेंगे, विशेषण किसे कहते हैं, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं। क्रिया के बारे में पढ़ेंगे, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के कौन कौन से प्रकार होते हैं, सब हम लोग को पढ़ना है। चलो आगे बात करते हैं। ये विकारी शब्द। विकारी शब्द के बाद हम लोग को पढ़ना है अविकारी शब्द। और ये देखो, यही सीजीपीएससी का प्रश्न है। अविकारी शब्द को ही आपका अव्यय,
अवयव के नाम से जानते हैं। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा अवयव नहीं है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो देखो अविकारी शब्द में क्या क्या आता है, इसमें आता है क्रिया विशेषण, इसमें क्या आता है आपका क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के साथ साथ इसमें आता है आपका संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक के बाद समुच्चय बोधक, संबंध बोधक के बाद आपका समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक के बाद और क्या आता है इसमें, विस्मयादि बोधक, है ना। और क्या आता है जिसमें विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, ये सब किसमें आता है आपका, ये आते हैं किसमें, अविकारी शब्द में, अवयव में। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा अवयव है, वो ऑप्शन दे देगा, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या विस्मयादि बोधक। तो क्या बताओगे, विस्मयादि बोधक। तो ये आप लोग को पता होना चाहिए। चलो इसको याद करिए फटाफट। शब्द निर्माण की विधि में चार चीजें, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। शब्द परिवर्तन की इकाई में आपका चार चीजें, लिंग, वचन, काल और कारक। विकारी शब्द संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और आपका विस्मयादि बोधक। बताओ यहाँ तक सबको समझ में आ गया, याद हो गया, बताओ वंदना विनीता, बताओ याद हो गया, याद हो गया जी, जितने लोग ज्वाइन किए हैं, वंदना विनीता जी, चलो यहाँ तक बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। ये सब इंपॉर्टेंट है, याद करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है कौन सा विकारी शब्द है, कौन सा शब्द परिवर्तन की इकाई है, कौन सा अविकारी शब्द है, कौन सा शब्द निर्माण की विधि है, इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। आगे समझ में सभी को, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलो देखिए हो गया। अब देखो शब्द विचार में मतलब इन सभी तथ्यों को आप लोग को पढ़ना है। शब्द विचार में बहुत बड़ा टॉपिक है शब्द विचार, पूरे हिंदी में, है ना। आगे बात करते हैं शब्द विचार में और क्या पढ़ना है आपको, पढ़ना भैया शब्द विचार में पर्यायवाची शब्द के बारे में। किसके बारे में, पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द के बारे में आपको पढ़ना है। और इसी पर्यायवाची शब्द को आपका समानार्थी, समानार्थी शब्द के नाम से जानते हैं। किस नाम से, समानार्थी शब्द, अर्थात समान अर्थ वाले शब्द के नाम से इसको जानते हैं। इसके बारे में पूरा पढ़ाऊंगा आप लोग को। क्या करेंगे हम लोग, रोज आपका 4 से 5 शब्दों का पर्यायवाची याद करेंगे रोज, ताकि अंतिम में कोई बर्डन ना हो। जबरदस्त तरीके से आप लोग का पर्यायवाची भी बन जाएगा, क्योंकि पर्यायवाची से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे ही जाते हैं। आप लोग को पता होगा हर एग्जाम में पर्यायवाची से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा मिलेगा। सीजीपीएससी का एकदम फेवरेट टॉपिक है पर्यायवाची शब्द, है ना। चलो तो पर्यायवाची शब्द पढ़ना है, साथ ही साथ और क्या पढ़ना है हम लोग को पढ़ना है विलोम शब्द। क्या पढ़ना है जी, विलोम शब्द, विलोम शब्द के बारे में पढ़ना है। और इसी विलोम शब्द को आपका उल्टा शब्द या विपरीतार्थक शब्द के नाम से भी जाते हैं, सबको पता होगा, अपोजिट, है ना। चलो आगे बात करते हैं विलोम शब्द के बाद हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है आपको क्या जी, आपका अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी, अनेकार्थी शब्द। ये जो अनेकार्थी शब्द है इसको मैं पर्यायवाची शब्द के साथ ही आप लोग को पढ़ाते चलूंगा। अनेकार्थी शब्द मतलब कोई एक शब्द होंगे उसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, उसको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे देखो, जैसे कि एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे कि कर, है ना, कर एक शब्द है, तो कर भैया टैक्स को भी कहते हैं, कर टैक्स को भी कहते हैं, कर किरण को भी कहा जाता है, ठीक है, कर हाथ को भी कहते हैं, कर हाथ को भी कहते हैं, और कर हाथी का सूंड, है ना, हाथी का जो सूंड होता है इसको भी कर कहा जाता है। तो देखो शब्द तो केवल एक है ना, शब्द तो केवल एक है, लेकिन इसके अर्थ बहुत सारे निकल रहे हैं, तब इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनेकार्थी शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, अनेकार्थी शब्द कहा जाता है। आगे समझ में, है ना। तो ये अनेकार्थी शब्द, तो हमको अनेकार्थी शब्द के बारे में पढ़ना है। साथ ही साथ हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है समोच्चारित शब्द, ठीक है, समोच्चारित, समोच्चारित शब्द, समोच्चारित शब्द के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है। समोच्चारित शब्द मतलब ऐसे शब्द जिसका उच्चारण तो समान होता है लेकिन अर्थ अलग अलग होते हैं। जैसे कि बात करता हूँ, देखो अगर मैंने बोला तरणि, अना में जब छोटे की मात्रा है तब इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आपका सूर्य बोलते हैं, ठीक है। वही अगर मैंने बोल दिया तरणि, बोल दिया तरणि, जब अना में बड़ी की मात्रा है तब इसे क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नौका बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नौका। तो इसका उच्चारण एक जैसा लग रहा है लेकिन भैया इसके अर्थ अलग अलग है, इसको बोलते हैं समोच्चारित शब्द। क्या बोलते हैं इसको, समोच्चारित शब्द। तो पर्यायवाची पढ़ना है ना, आपको विलोम पढ़ना है, अनेकार्थी पढ़ना है, समुच्चारित शब्द पढ़ना है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे और आपको शब्द विचार में और क्या पढ़ना है, देखो आगे और क्या पढ़ना है आप लोग को, आगे पढ़ना भी आपको तत्सम शब्द, तत्सम शब्द, तत्सम शब्द पढ़ना है। जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं, संस्कृत वाले जो शब्द होते हैं उसको तत्सम शब्द कहते हैं। लेकिन मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा इसके बारे में भी, कैसे आप पहचानोगे कौन सा तत्सम है कौन सा तद्भव है, उसके पहचान के तरीके कौन कौन से सब बताऊंगा। तत्सम शब्द के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि मैं अग्नि बोल दिया, अग्नि, अग्नि एक तत्सम शब्द है, आग बोल दिया ये तद्भव हो जाएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो जो संस्कृत वाले शब्द होते हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जो संस्कृत से जो नए हिंदी शब्द बनते हैं वो आपको तद्भव कहलाते हैं। तो तत्सम तद्भव, है ना, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, तद्भव शब्द, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। साथ ही साथ हम लोग पढ़ेंगे देशज विदेशज शब्द, ठीक है, देशज, देशज शब्द हो जाएगा, साथ ही साथ आपका विदेशज, देशज शब्द और विदेशज शब्द, देशज और विदेशज शब्द, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आखिर देशज शब्द कौन कौन सा है, विदेशज शब्द कौन कौन सा है, ठीक है, ये सब हम लोग जानेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है जी, बार बार क्वेश्चन आता है यहाँ से भी, निम्नलिखित में से कौन सा देशज है कौन सा विदेशज है, जो इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उन सभी शब्दों को मैं आप लोग को बढ़िया याद कराते चलूंगा, ठीक है। तत्सम शब्दों के देशज शब्द, विदेशज शब्द, ये भी मैंने आप लोग को बता दिया। और क्या पढ़ना है, देखो आपका शब्द विचार में और आपको क्या पढ़ना है, ये तो हो गया हमारा, है ना, ये तो हो गया। साथ ही साथ आप लोग को ध्यान रखना है, साथ ही साथ और क्या पढ़ोगे, चलो शब्द विचार में तो ये आपका हो जाएगा। साथ ही साथ और क्या पढ़ोगे आप, विराम चिन्ह के बारे में पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे, विराम चिन्ह,
आपको विराम चिन्ह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कितने प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं, कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, सबको मैं आप लोगों को पढ़ूंगा विराम चिन्ह में। विराम चिन्ह के साथ साथ हम लोग और क्या पढ़ने वाले हैं, तो विराम चिन्ह हो गया। विराम चिन्ह के साथ साथ अगर हम लोग और देखें, तो विराम चिन्ह के साथ साथ हम लोग पढ़ेंगे। देखो, आपका हालांकि ये शब्द विचार में नहीं आएगा रस छंद अलंकार, लेकिन आप व्यापक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आपको और क्या पढ़ना पड़ेगा, रस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, छंद के बारे में पढ़ना पड़ेगा, और साथ साथ अलंकार के बारे में। देखो, ये शब्द विचार में नहीं आएगा, ये तो आपका शब्द विचार यहाँ तक हमारा खत्म हो गया, खत्म हो जाएगा शब्द विचार। देखो, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द बता दिया, देशज विदेशज ये सब हो गया। फिर हमारा ये शब्द विचार कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग को क्या पढ़ना है, विराम चिन्ह भी पढ़ने हैं, साथ ही साथ हम लोग को रस छंद अलंकार के बारे में भी पढ़ने हैं, ठीक है। साथ ही साथ मुहावरे एवं लोकोक्तियां, मुहावरे एवं लोकोक्तियां इसके बारे में भी हम लोग को पढ़ना है, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, ठीक है। लोकोक्तियां ये भी हम लोग को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये हो जाएगा। साथ ही साथ अब हम लोग बात करते हैं कौन से, किस पे, हम लोग वाक्य पे। देखो, मैंने बताया था व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वाक्य विचार में और क्या पढ़ना है आप लोग को, है ना, मतलब आपका इसमें वाक्य विचार में क्या पढ़ना है इसको बता रहा हूँ। देखिए, वाक्य विचार में आपको क्या पढ़ना है, अगर मैं बात करता हूँ वाक्य विचार में, ठीक है, वाक्य विचार, तो वाक्य विचार में आपको पढ़ना है भैया वाक्य की परिभाषा, ठीक है। वाक्य की परिभाषा, आखिर वाक्य किसे कहा जाता है, ठीक है। वाक्यों के भेद कौन कौन से हैं, ठीक है, वाक्यों के भेद कौन कौन से हैं, इन सभी तथ्यों को हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल सिलेबस होने वाला है आपका हिंदी का, ठीक है। हिंदी का पूरा ओवरऑल सिलेबस होना है। इसी सिलेबस को क्या करना है, हम लोग को पूरा कंप्लीट करना है, क्या करना है, हम लोग को पूरा कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी मैं रस छंद अलंकार ये भी पढ़ाऊंगा, पहले से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पास लिखा मैंने, मुहावरे और लोकोक्ति, इसके बारे में मैं आप लोग को पढ़ा दूंगा। वाक्यों के बारे में हम लोग पूरे जानेंगे, आखिर वाक्य क्या है, उसके भेद कौन कौन से हैं, किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्यों के कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये सब मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ, है ना। मतलब ओवरऑल सिलेबस हमारा पूरा हिंदी का ही होने वाला है, और इसको कंप्लीट करने में करीब 35 से 40 क्लास लग जाएंगे, है ना, करीब आपका 35 से 40 क्लास लग जाएंगे। तो बताओ, यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया, सिलेबस वाला क्लास समझ में आया जी, क्या क्या चीजों को हम लोग को पढ़ना है, आ गया, बताइए जितने लोग देख रहे हो। यही हमारा सिलेबस है, इसी सभी टॉपिक को हम लोग को अच्छे से करने हैं, इसी सब टॉपिक को हम लोग को अच्छे से करने हैं, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया हो गया। चलो, तो ऐसे करेंगे। अब देखो, ये जो हमारा मेन क्लास है ना, ये हमारा कल से शुरू होगा, पहला टॉपिक। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैंने जो सिलेबस आप लोग को बताया, कुछ कुछ तथ्य मैंने आप लोग को बताया, उसके रिगार्डिंग मैं क्या करूंगा, आप लोग से कुछ क्वेश्चंस करूंगा, ठीक है, आप लोग से कुछ क्वेश्चन करूंगा। ऐसे कर लेते हैं, चलो क्वेश्चन अंतिम में कर लूंगा, अभी 10 मिनट ऐसे करते हैं, 2-3 शब्दों का पर्यायवाची भी याद कर लेंगे। आज से ही हम लोग पर्यायवाची शब्द याद करना शुरू करते हैं। रोज मैं पर्यायवाची आप लोग को याद करूंगा, आज से ही हम लोग पर्यायवाची शब्द याद करना शुरू करते हैं। चलिए, तो आज अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आज हम लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ना शुरू कर रहे हैं। सिलेबस तो मैंने बता दिया, ठीक है। बाकी पहला टॉपिक कल से शुरू होगा, लेकिन अभी थोड़ा समय बचा है, तो ऐसा कर लेते हैं, समय का उपयोग कर लेते हैं। तो कुछ शब्दों का आज हम लोग पर्यायवाची कर लेते हैं, ठीक है। पर्यायवाची शब्द अभी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। और इसी पर्यायवाची शब्द को और किस नाम से जानते हैं, समानार्थी शब्द। इसी को समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं। पर्यायवाची शब्द को आपको समानार्थी शब्द के नाम से भी जानते हैं, तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पर्यायवाची शब्द में देखो, लेकिन जो टास्क दे जाएगा अभी, जैसे कि मैं 3 से 4 शब्दों का पर्यायवाची पढ़ाऊंगा, लेकिन आप लोग क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में उसको याद करके आना है। मैं 5 से 6 बताता जाऊंगा एक एक आपको शब्दों का, लेकिन आपको मिनिमम आपका 4 तो आपको याद होने चाहिए, मिनिमम 4 आपको याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप बाद में मेंस के एग्जाम में जाओगे, मेंस का एग्जाम दोगे, तो उसमें 2-2 पर्यायवाची शब्द लिखना रहता है, ठीक है। तो कम से कम 4 पता होगा, तो आपके पास फैक्टर ऑफ शक्ति रहेगा, है ना। अगर मान लो कोई एक आध भूल जा रहे हो तो कोई दिक्कत होगा नहीं, इसलिए कम से कम आपको 4 पर्यायवाची याद करने हैं। तो चलिए, पर्यायवाची शब्द अभी हम लोग पढ़ने प्रारंभ कर रहे हैं। तो अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पर्यायवाची शब्द में अभी हम लोग क्या करने जा रहे हैं जी, अभी हम लोग ना जल परिवार का पर्यायवाची अभी हम लोग याद करना शुरू करेंगे। जल परिवार में आज आप लोग को मैं याद करूंगा जल के बाद कमल के बाद आपका बादल का, और बादल के बाद आपका समुद्र का, है ना। इनके पर्यायवाची को आज हम लोग पढ़ना प्रारंभ करेंगे, ठीक है। चलो, और इसको नेक्स्ट क्लास में आप लोग को याद करके आना है, नेक्स्ट क्लास आप लोग को याद करके आना है। चलो देखिए, पहला भी हम लोग क्या करेंगे, जल का पर्यायवाची भी हम लोग याद करते हैं, है ना। जल का पर्यायवाची हम लोग याद करते हैं। तो जल का क्या होगा, आपका जल का आपको हो जाएगा पानी, तो सबको पता है पानी हो जाएगा, ठीक है। पानी के साथ साथ आपका नीर हो जाएगा, नीर के साथ साथ आपका वारी हो जाएगा, वारी के साथ आपका अंबु हो जाएगा, अंबु के साथ साथ आपका क्या होगा, तोय हो जाएगा, तोय के साथ साथ आपका पय हो जाएगा, पय के साथ साथ आपका उदक हो जाएगा, उदक के साथ साथ आपका मेघ पुष्प हो जाएगा, मेघ पुष्प के साथ साथ आपका सलील हो जाएगा,
ठीक है, सलील के साथ साथ आपका अब हो जाएगा अब। ये सब किसके पर्यायवाची है? जल के। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, पर्यायवाची में कभी भी लड्डू लड्डू शब्दों से क्वेश्चन नहीं आएगा, कभी नहीं पूछेगा पानी किसका पर्यायवाची है। आपसे थोड़ा टफ शब्द पूछेगा ताकि थोड़ा फंस सको, है ना। तो याद रखना, वारी, अंबु, तोय, पय, उदक, मेघ, पुष्प, सलील, अब, ये सब किसका पर्यायवाची होता है? आपका जल का पर्यायवाची होता है। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? अब लिखा है। वही अगर ऐसा लिखता भाई, देखो अगर मैं ऐसा लिखता अभ्र, लिखता अभ्र। अभ्र मतलब क्या होता है? बादल होता है। अभ्र मतलब क्या होता है? आपका बादल होता है। लेकिन अब मतलब क्या होता है पता है? अब मतलब क्या होता है? अब मतलब होता है आपका पानी होता है। ठीक है, वापस मेरे साथ बोलेंगे। आपको जल का पानी, नीर, वारी, अंबु, तोय, पय, उदक, मेघ, पुष्प, सलिल, अब। तुरंत तो याद नहीं होगा, मैं खुद बोल रहा हूँ, तुरंत आप लोग को याद नहीं होगा, लेकिन ये बार बार आप रिवाइज करते रहोगे, आप चीजों को बार बार बोलते रहोगे, है ना। या अगर इस ऑप्शन को एग्जाम में दिखते हो, है ना, लेकिन अब पढ़े रहोगे तो अगर ये आ गया आपका ऑप्शन के रूप में आ गया तो जाहिर सी बात आपसे बन जाएगा। लेकिन ये है ना, पढ़ना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा। इसीलिए अच्छे से आप लोग को करते चलना है। हर क्लास में आप लोगों को कम से कम 4 से 5 शब्दों का पर्यायवाची बताऊंगा। देखो अब यहाँ पास मैंने बताया अंबु, बताया मैंने अंबु बताया, तो अंबु का अर्थ क्या होता है? पानी। अंबु का अर्थ क्या होता है? पानी। वही अगर बोलेगा आप लोग से अम्ब, बोलेगा अम्ब, तो अम्ब का अर्थ क्या होता है? माता। अम्ब मतलब क्या होता है? माता। वही अगर आपसे पूछता है अम्बक, अम्बक मतलब क्या होता है? अम्बक मतलब होता है जो आपका नेत्र होता है। वही अगर आपसे पूछता है त्रम्बक, त्रम्बक मतलब क्या होता है? तो त्रम्बक मतलब क्या होता है? आपका शिव जी होता है। क्या होता है? आपका शिव जी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखो अंबु मतलब होता है आपका पानी, अम्ब मतलब क्या होता है? माता, अम्बक मतलब होता है नेत्र, त्र्यंबक मतलब आपका शिव। देखो जय अम्बे गौरी, अम्बा, अम्बा आपने सुना होगा, तो अम्ब मतलब माता, अम्बक मतलब आपका नेत्र, लेकिन त्र्यंबक मतलब क्या होता है? आपका शिव। अब मतलब पानी, और अभ्र मतलब क्या होता है? आपका बादल होता है ना। अब देखो यहाँ पास एक शब्द देखिए, यहाँ क्या शब्द देखिए, यहाँ एक शब्द आपने मैंने लिखा है पय, लिखा है पय। तो पय के बहुत सारे अर्थ है, जैसे देखो पय आपका पानी को भी पय कहते हैं, साथ ही साथ आपका खीर को भी पय कहा जाता है, साथ ही साथ आपका दूध को भी पय कहते हैं। मतलब शब्द तो एक है, शब्द तो आपका एक है, लेकिन इसके अर्थ अनेक निकल रहे हैं, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसको अनेकार्थी शब्द कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसको अनेकार्थी शब्द कहा जाएगा। इसको भी आप लोग को ध्यान रखना है। आगे समझ में? वापस से देखिए, आपका जल का पानी, नीर, वारी, अंबु, तोय, पय, उदक, मेघ, पुष्प, सलील, अब, ये सब किसका पर्यायवाची है? आपको जल का पर्यायवाची है। कुछ कुछ शब्द बताया, अभ्र मतलब बादल, अंबु मतलब पानी, अंब मतलब माता, अंबक मतलब नेत्र, त्र्यंबक मतलब आपका सी हो जाएगा। ठीक है, पय के आपका कौन कौन से अर्थ है? पानी को भी पय कहते हैं, खीर को भी पय कहते हैं, दूध को भी आपको पय कहा जाता है। मतलब पय कैसा शब्द है? पय एक आपका अनेकार्थी शब्द है। पय कैसा शब्द है? जो आपका अनेकार्थी शब्द है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, चलो, तो ये हमने किसका पर्यायवाची याद कर लिया? किसका? जल का। अभी हमने क्या किया? जल के पर्यायवाची को हमने याद कर लिया, जल के पर्यायवाची भी हमने याद कर लिए। अब किसकी बारी है? कमल का। अब किसकी बारी? कमल का। तो चलिए कमल के पर्यायवाची को हम लोग याद करना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो जो कमल का पर्यायवाची, इसको हम लोग याद करना प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, इसके लिए मैं कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, है ना। तो जब जब जल के पर्यायवाची में, जल के पर्यायवाची में, जब जल के पर्यायवाची में ज शब्द जोड़ा जाता है, ज शब्द जोड़ा जाता है, जब जल के पर्यायवाची में ज शब्द जोड़ा जाता है, तब किसका बताओ? तब कमल का पर्यायवाची बनता है। तब कमल का क्या बनता है जी? पर्यायवाची। तब कमल का पर्यायवाची बनता है। ये आप लोग को याद रखना है, कमल का पर्यायवाची बनता है। ठीक है, ये। अब देखो एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ठीक है सर आपने बता तो दिया कि जल के पर्यायवाची में क्या जोड़ना है? ज शब्द जोड़ना है। आखिर ये ज का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ये जो मैं ज शब्द जोड़ रहा हूँ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है जन्म लेने वाला। क्या? जन्म लेने वाला, जन्म लेने वाला। अब आप ही बताओ, जो कमल है वो कहाँ से जन्म लेता है? जल से ही तो जन्म लेता है। जल में ही तो क्या खिलता है? कमल खिलता है। इसलिए क्या करेंगे? जल के पर्यायवाची में केवल ज बस जोड़ना है। ठीक है, अब देखो जल का पर्यायवाची आप लोग को याद है, पानी, नीर, वारी, अंबु, तोय, पय, उदक, मेघ, पुष्प, ये सब जल के पर्यायवाची। अब क्या करना है? कॉन्सेप्ट पे आपको काम करना है। तो देखो जल में जोड़िए, अगर जल में जोड़ते हो, चलो मैं ऐसा कर दूं, यहाँ पास में पर्यायवाची लिख रहा हूँ जल का, तो जल हो जाएगा, जल के साथ साथ नीर हो जाएगा, नीर के साथ साथ वारी हो जाएगा, वारी के साथ साथ अंबु हो जाएगा, अंबु के साथ साथ तोय हो जाएगा, तोय के साथ साथ आपका पय हो जाएगा। सभी शब्दों में नहीं जोड़ देना है, किससे किससे जोड़ना है बता रहा हूँ। देखो ये पूरा जल का पर्यायवाची मैंने लिखा। अब क्या करना है? इसके अंत में ज शब्द बस जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? जलज, जलज हो जाएगा। उसके बाद नीर से क्या होगा? आपका नीरज हो जाएगा, नीरज। वारी से क्या होगा? जब आपका वारिज हो जाएगा, वारिज। अंबु से क्या होगा? आपका अंबुज हो जाएगा, अंबु से आपका अंबुज हो जाएगा। ठीक है, तोय से क्या होगा? आपका तोयज हो जाएगा, तोयज हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद पय से क्या होगा? पयज हो जाएगा। बताओ, कुछ नहीं करना है, केवल अंतिम में हमने ज शब्द बस जोड़ा। अब क्या आप इसको रटते रहोगे? नहीं, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट बस पता होना चाहिए कि हाँ, जल के पर्यायवाची के अंत में आपको ज शब्द जोड़ना है, क्योंकि ज का शाब्दिक अर्थ होता है जन्म लेने वाला, और कमल कहाँ से जन्म लेता है? जल से ही तो जन्म लेता है ना। चलो आगे बात करते हैं। ये हो गया।
अब इसको रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन अब जो मैं नाम बताऊंगा जो सीजीपीएससी में बार पूछा गया है, अब जो मैं नाम बताऊंगा इसको आप लोग को अच्छे से याद करना है, ठीक है। अब जो नाम बताऊंगा इसको आपको अच्छे से याद करना है। अब वो नाम कौन कौन से है, वो नाम कौन कौन से याद रखेंगे। देखो आपका हो जाएगा, आपका कमल को क्या बोलते हैं, कमल को आपका पंकज, पंकज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से, पंकज, है ना। कमल को आपका पंकज के नाम से भी जानते हैं। कमल को आपका सरोज के नाम से भी जानते हैं। कमल को आपका अरविंद के नाम से भी जानते हैं, अरविंद। कमल को आपका कुवलय, है ना, कुवलय, कुवलय के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। और आपको कमल को आपका नलिनी, नलिनी के नाम से भी जानते हैं। कमल को आपका पुंडरीक, पुंडरीक के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। कमल को आपको कोकनद, कोकनद के नाम से भी जानते हैं। ये सब इंपॉर्टेंट है। देखो आपका पंकज, सरोज, अरविंद, कुवलय, नलिन, पुंडरीक, कोकनद। कमल को आपको सरसीज, सीजीपीएससी का प्रश्न था सरसीज, कमल को सरसीज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब किसके पर्यायवाची, कमल के पर्यायवाची। अब देखो याद किसको करना है, थोड़ा ध्यान किसमें देना है, ये जो विशेष नाम है इस पे आप लोग को ध्यान देना है। बाकी तो कॉन्सेप्ट बेस से बन जाएगा, लेकिन जो विशेष नाम है ना इस पे विशेष रूप से आपको ध्यान देना है। पंकज, सरोज, अरविंद, कुवलय, नलिन, पुंडरीक, कोकनद, सरसीज, ये सब किसके पर्यायवाची है जी, कमल के। साथ ही साथ आपका नीलोत्पल, ठीक है, नीलोत्पल, नीलोत्पल मतलब होता है आपका नीला कमल, है ना। और देखो उत्पल, उत्पल मतलब क्या होता है, कमल, ध्यान रखना। उत्पल मतलब होता है कमल, नीलोत्पल मतलब नीला कमल। लेकिन यही अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है भाई आपसे, उपल, उपल का अर्थ क्या होता है, तो उपल का अर्थ क्या होता है आपका पत्थर। उपल मतलब होता है पत्थर। पत्थर को आपका पाहन के नाम से भी जानते हैं। पत्थर को आपका प्रस्तर, ठीक है, प्रस्तर के नाम से भी जानते हैं। पाहन, प्रस्तर, उपल, ये सब पत्थर के पर्यायवाची हो जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने भी आपको किसके पर्यायवाची याद कराया, कमल के। कुछ नहीं है, बस जल के पर्यायवाची में जल शब्द जोड़ोगे तो कमल का बनेगा। लेकिन कुछ इसका जो विशेष नाम है उसको भी आप लोग को ध्यान रखना है, जैसे कि आपका पंकज, सरोज, अरविंद, कुवलय, नलिन, पुंडरीक, कोकनद, सरसिज, नीलोत्पल, उत्पल, है ना, ये सब। लेकिन उपल मतलब क्या होता है आपका, पत्थर होता है। उपल मतलब क्या होता है जी, आपका पत्थर होता है। बताओ बताओ जल्दी से, विनीता, वंदना, आ गया समझ में यहाँ तक, है जी। तो अभी आज हमने क्या किया, दो शब्दों का आज हमने पर्यायवाची याद किया, जल का, कमल का, ठीक है। अब कल से हम लोग फिर पूरा पढ़ना अच्छे से प्रारंभ कर देंगे। केवल आज मैं केवल आप लोग को सिलेबस बताया था, है ना, लेकिन समय थोड़ा बचा इसलिए मैंने आपको दो शब्दों का पर्यायवाची बता दिया। एक बार जल्दी से कंफर्म करिए, दोनों को आ गया आप लोग को समझ में, आ गया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या करने वाले हैं हम लोग, ये तो हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या करने वाले हैं, अभी जितना भी हमने पढ़ा, अभी जितना भी हमने पढ़ा सिलेबस जो हमने देखा, कुछ पर्यायवाची भी हमने पढ़े, है ना। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग को 5 से 6 क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ, है ना। इसी के रिगार्डिंग मैं आप लोग से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ। तो चलिए आप लोग को बताना है, जो भी पूछा जाएगा अच्छे से आप लोग को बताते चलना है, ठीक है। चलिए क्या करोगे आप लोग, कमेंट सेक्शन के माध्यम से नहीं बताओगे, कमेंट सेक्शन के माध्यम से नहीं बताओगे। आप लोग क्या करोगे, एक पेज ओपन करो, पेज में ना एक से 6 तक, 1 से 6 तक क्या करो, ऐसे नंबर वो कर लो, नंबर लिख लो 1 से 6 तक का। तो मैं जो भी क्वेश्चन बोलूंगा उस क्वेश्चन का नंबर लेके आपको उसका आंसर लिखना है, कमेंट सेक्शन में नहीं बताना है। फिर अंतिम में जब मैं आंसर बताऊंगा तो आप बताओगे कि कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन, और ईमानदारी से बिना किसी चीज को देखे, बिना किसी चीज को देखे हमारा पहला क्वेश्चन है, बताओगे वर्णों के कितने भेद होते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है वर्णों के कितने भेद होते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन, है ना। इसका आंसर आपको लिखना है, वर्णों के कितने भेद होते हैं, ठीक है। मैं बताऊंगा वर्ण क्या होता है, वर्णों की कुल संख्या, वर्णों की कुल संख्या वर्तमान में 53 हो गई है। पहले आप लोग 52 पढ़ते थे, अब 53 हो गया। बताऊंगा कौन सा नया वर्ण जुड़ा है ना, उसको क्या बोलते हैं, सब आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो मैंने ये पूछा आप लोग की वर्णों के कितने भेद होते हैं। दूसरा प्रश्न आप लोग को बताना है, दूसरा प्रश्न आप बताओगे जी, आपको बताना है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द है, क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहला विकारी शब्द है, या दूसरा आपका अविकारी शब्द है, दूसरा आपका अविकारी शब्द है, अविकारी शब्द है, ये मैंने ऑप्शन दे दिया, ठीक है। चलो तीसरा प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है, हिंदी हमारी राजभाषा है, हिंदी हमारी राजभाषा है, ऐसा कौन संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, ऐसा संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है। मैंने बोला कि हिंदी हमारी एक राजभाषा है, ऐसा संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लेखित है, आपको तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है, समानार्थी शब्द को और किस नाम से जानते हैं, समानार्थी शब्द को और किस नाम से जानते हैं, आपका चौथा प्रश्न हो गया, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी शब्द निर्माण की विधि नहीं है, शब्द निर्माण की विधि नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द निर्माण की विधि नहीं है बोल रहा हूँ। ऑप्शन दे रहा हूँ, देखो ऑप्शन में दे रहा हूँ, संज्ञा के बाद आपका उपसर्ग,
उपसर्ग के बाद आपको हो जाएगा प्रत्यय, प्रत्यय के बाद आपका समास, ठीक है, ये समास। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है। आप लोग बताओगे अंबक का अर्थ क्या होता है। अंबक मतलब क्या होता है, अभी जैसे मैंने बताया था, अंबक का अर्थ आप लोग को लिखना है। सातवां क्वेश्चन आप लोग को बताना है। आप लोग बताओगे उपल, उपल का अर्थ क्या होता है, अंबक और सातवां उपल का अर्थ। आठवां आप लोग को बताना है अभ्र शब्द, अभ्र शब्द का अर्थ क्या होता है, ये आठवां प्रश्न हो गया। नौवां प्रश्न, नौवां प्रश्न का आप लोग को आंसर करना है जी, ये आठवां हो गया। छठवां अंबक का अर्थ आपको लिखना है, सातवां उपल का अर्थ लिखना है, आठवां अभ्र का अर्थ लिखना है ना। और नौवां क्वेश्चन है, बताओगे आप लोग बताओगे जी, आप लोगों ने कोकनद, कोकनद, कोकनद किसका पर्यायवाची होता है, कोकनद किसका पर्यायवाची होता है। चलो ये मैंने कुछ क्वेश्चंस किए, आशा कर रहा हूँ सब बना लिए होंगे। ठीक है, बताओ जल्दी से एक बार मुझे आंसर कर दीजिए। बन गया सबका, आंसर कर दीजिए जल्दी से, आंसर करो फटाक से। बना कि नहीं बना, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। बना कि नहीं बना, बन गया, जाके बढ़ो फिर, बताओ मैं आंसर। वंदना, विनीता और जितने लोग देख रहे हैं, चलो चलो बन गया, कंफर्म करो जल्दी से। आंसर में बताना शुरू कर रहा हूँ ना, आंसर। अब देखो जो आपका सही होगा, जो आपका सही होगा उसको आप लोग सही करेंगे, जो आपका सही होगा उसको आप लोग को सही करते चलना है। ठीक है, चल देखिए पहला क्वेश्चन। वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के दो भेद होते हैं। मैंने बताया था वर्णों के दो भेद होते हैं, कौन कौन सा, स्वर और व्यंजन। तो पहला का आंसर आपका दो आएगा, पहला का आंसर आपका दो आएगा। वर्णों के आपका दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। दूसरा, क्रिया विशेषण कौन सा शब्द है, विकारी शब्द है कि अविकारी, तो क्रिया विशेषण आपका अविकारी शब्द है। मैंने बताया था, देखो याद करिए, है ना। जो क्रिया विशेषण किस में आता है, जो क्रिया विशेषण है किस में आता है, आपका अविकारी शब्द में आता है, अवयव में आता है, देखो, है ना। तो ये क्रिया विशेषण अविकारी शब्द हो जाएगा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या देखते हैं, देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, राजभाषा। देखो हिंदी हमारी एक राजभाषा है, इसका उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया, तो ध्यान रखना है, मैंने बताया था अनुच्छेद 343 ए, अनुच्छेद 343 ए, ये मैंने आप लोग को बताया था। 343 ए, समानार्थी शब्द को और किस नाम से जानते हैं, इसी को आपका पर्यायवाची शब्द, इसी को पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द निर्माण की विधि नहीं है, उपसर्ग भी है, प्रत्यय भी है, समास भी है, लेकिन संज्ञा तो आपका विकारी शब्द में आ जाता है, तो आपका इसमें संज्ञा आएगा। अंबक किसका पर्यायवाची है, अंबक मतलब नेत्र होता है, ऊपर मतलब क्या होता है, पत्थर होता है। अभ्र मतलब क्या होता है, जब आपका बादल होता है, अभ्र मतलब बादल होता है ना। और कोकनद, कोकनद मतलब क्या होता है आपका कमल, कोकनद मतलब क्या होता है कमल। बताओ जल्दी से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, कितने क्वेश्चन सही किए, जल्दी से बताओ फटाफट, कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किए, जितने लोग देख रहे हो। बाकी आज से केवल सिलेबस डिस्कशन वाला क्लास था, कल से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। ठीक है, कल से आपका क्लास शुरू हो जाएगा। विनीता जी 7 क्वेश्चन, 9 में 7 क्वेश्चन बस सही किए, कैसे गलत कर लिए बताओ। केवल सिलेबस में डिस्कस किए हैं, कुछ तथ्यों को ही बस पढ़ा था। कल से आप लोग का पूरा पूरा का पूरा क्वेश्चन सही होना चाहिए, एकदम ध्यान से आप लोग सुनते चलिएगा, क्योंकि अंतिम में आप लोग का टेस्ट होगा। चलो और बताओ, और बताओ। विनीता, विनीता जी के तो आ गया, 7 नंबर उसका आया है। और बताओ जी, वंदना जी जल्दी बताओ फटाक से, कितना आपने सही किया। हर क्लास में ये होगा ना, हर क्लास में ये होगा, इससे ये पता चलेगा कि आप लोग अच्छे कॉन्सेंट्रेट होकर क्लास को सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। वंदना जी आपका भी कम हो गया, 6 नंबर है। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाकी कल से अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनते चलना है, अंतिम में इसी प्रकार से टेस्ट होगा। ठीक है, आशा कर रहा हूँ आज का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलो भूल गए थे, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बताओ क्लास समझ में आया, एक बार कंफर्म करिए जल्दी से मुझे, क्लास समझ में आया, क्लास समझ में आया जी, है ना। तो कल से क्लास शुरू होगा, और उसके बाद कुछ दिन बाद अभी मैं साइंस और छत्तीसगढ़ जीएस का भी क्लास शुरू करने जा रहा हूँ, है ना, बहुत ही कम फीस में, ताकि सब बच्चे भी उसको अफोर्ड कर सके। और ये भी आपको हिंदी का भी केवल मात्र 200 रुपए में ही आपको क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, चलो तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री कृष्णा। जो आपका वो है ना, आप लोग कंटेंट सेक्शन में जाओगे, कंटेंट सेक्शन में जैसे आप जाओगे ना, तो इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, इसका पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, इसका पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। जस्ट अभी आधे घंटे के अंतर्गत आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलो, और बाकी आप लोग को प्रॉपर से अपने से नोट्स बढ़िया बनाते चलने हैं, और जो भी टास्क दिया जा रहा है उसको करते चलना है। कल के लिए टास्क है, पूरा सिलेबस आप लोग को याद होना चाहिए, और जो पर्यावरण चीज मैंने याद करा है ये आप लोग को याद होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सभी को धन्यवाद, टेक केयर, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।